हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द विद्याकुलम में। मैं हूं आशीष और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो नंबर 2 को, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया आपको? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक फील्ड आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था, पहली वाली जो वीडियो थी पार्ट 1 उसके। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कंटिन्यूएशन में रहता है। जो मैंने पहले पढ़ाया था, हमने पहले जो पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था उसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए थे आपके। एक था आपका कूलाम्स फोर्स और चार्ज का बेसिक हम कवर कर चुके थे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए दूसरी नई वीडियो, और ये जो वीडियो है ये सीबीएसई क्लास 12 नीट और जेई को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से बेसिक से सारी बात समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए, पहले हम एक बात कर लेते हैं नॉर्मल सी, कि हमें जो पढ़ना है आज उसके पीछे क्या है। तो मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। तो बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है ना? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यह है ना। क्या होता है बेटा इसके अंदर, ध्यान से समझिए। सपोज करिए, जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि अगर दो चार्जेस हैं से Q1 और Q2, तो इनके बीच में आप फोर्स निकाल सकते हो। इनके बीच का जो फोर्स होगा वो आपका निकल जाएगा किससे? कूलम्स लॉ से। कैसे? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। सिंपल रहेगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं बेटा कि यहाँ पर एक तीसरा चार्ज भी आ गया है, सपोज करिए Q3, यानी कि आपके सिस्टम में कितने चार्ज हैं? 3 चार्ज है। और अब मैं आपसे बोलूं कि अगर आपके सिस्टम में 3 चार्ज हैं तो आप Q1 पर लगने वाला नेट फोर्स निकालिए। तो बेटा देखिए, Q1 में लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितने फोर्स लगेंगे? अब 2 फोर्स लगेंगे। देखिए, अगर इस वाले चार्ज की बात करी जाए तो इस वाले चार्ज से एक फोर्स आएगा इधर की तरफ रिपल्जन में, है ना। तो देखिए, ये हो जाएगा फोर्स। ठीक है ना, ये रहेगा आपका एक फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलेंगे? ये कहाँ लग रहा है? ये लग रहा है 1 पे। किसने लगाया है? 2 ने लगाया है, तो उसको हम बोलेंगे F12। ये देखिए यहाँ पर क्या है? ये Q3 है। Q3 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे लाइक चार्जेस लिए हैं, तो ये लाइक चार्जेस रहेंगे। तो यानी कि यहाँ से एक फोर्स ऐसे लगेगा और ये आपका दूसरा फोर्स रहेगा, जो कि हो जाएगा आपका F13। समझ में आ गया आपको? यानी कि जब आपके क्या होते हैं, टू और मतलब दो से ज़्यादा चार्जेस होते हैं, यानी कि जब मल्टीपल चार्जेस होते हैं, क्या होता है? मल्टीपल चार्जेस होता है। और आपसे बोला जाता है कि किसी भी एक चार्ज पर आप एफ नेट यानी कि नेट फोर्स निकालिए, तो बेटा आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, देखिए, जिस पर भी आपको निकालना है, जैसे कि सपोज करिए Q1 पर निकालना है, तो Q1 पर जाकर बैठ जाना होगा आपको। देखिए, आप सिंपल सी एक बात फॉलो करिए कि Q1 पर जाकर बैठ जाइए, तो आप यहाँ पे आके बैठ गए। फिर देखिए कि कितने चार्जेस हैं जिनकी वजह से फोर्स लग रहा होगा। Q3 की वजह से लग रहा होगा। Q3 की वजह से जो लगेगा फोर्स, वो लगेगा रिपल्सिव। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको दूर हटाते हुए बनाया है, दिस इज अ रिपल्सिव फोर्स। Q2 की तरफ से जो लगेगा वो भी क्या रहेगा? वो भी रिपल्सिव रहेगा। और ये भी क्या रहेगा? ये भी रिपल्सिव रहेगा। अब देखिए, इस वाले पॉइंट पर 2 वेक्टर आ गए हैं आपके। एक वेक्टर ये हो गया बेटा, और एक वेक्टर ये हो गया है। इनके बीच का अगर आपको एंगल पता चल जाए तो आप क्या करेंगे? वेक्टर को रिजॉल्व कर लेंगे, यानी कि वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल देंगे। आपको मालूम है कि किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? आर होता है आपका, क्या होता है बेटा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप आर निकाल देंगे। आर जो होगा वो कहीं यहाँ बीच में से जा रहा होगा, तो ये जो आएगा आपका आर आएगा, जो कि इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट कहलाएगा। तो कुल मिलाकर ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो है ना, वो आपको ये बताता है। तो क्या समझे आप यहाँ से? आप यहाँ से सिंपल से एक बात समझे कि जब भी मल्टीपल चार्जेस होंगे, या जब भी आपके सिस्टम में मल्टीपल फोर्सेस होंगे और आपसे किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बोला जाएगा कि यहाँ पर बेटा एफ नेट निकाल दो, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। समझ में आया? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का उपयोग आप यहाँ पे करते हैं। तो देखिए, आप चलते हैं थ्योरी के ऊपर। ठीक है, कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के लिए क्या हमारी थ्योरी रहेगी। तो देखिए, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्या लिखा है यहाँ पे? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ।
फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब मल्टीपल चार्जेस जब होंगे तो उनके बीच में फोर्स जो होगा उसको आपको सॉल्व करने के लिए आपकी एक प्रिंसिपल होता है जिसको आप बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहलाता है ये प्रिंसिपल? देखिए, इफ़ अ सिस्टम कंटेन अ नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस, अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे नंबर हैं इंटरेक्टिंग चार्जेस के, मतलब कई सारे इंटरेक्टिंग चार्जेस हैं, देन द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, तो किसी भी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा ड्यू टू अदर चार्जेस, बाकी चार्ज की वजह से जो एक सिंगल चार्ज पर नेट फोर्स होगा वो होगा वेक्टर सम। बेटा वेक्टर सम होगा, और वेक्टर सम के लिए तो होता है ना, देखिए अब ये जो आपका आर वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, दो का दो, भाई देखिए ना, आर वेक्टर होता है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो ये इसका जो आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है ना, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो देखिए हमने वही करना है, क्या करना है, वेक्टर सम करना है। क्या करना है आपको? वेक्टर सम यहाँ पर फॉलो करना है। तो देखिए आगे हम पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर चार्जेस, बाकी चार्जेस की वजह से जो फोर्स रहेगा। द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इस वाले पॉइंट को अच्छे से समझिएगा कि एक चार्ज के द्वारा लगने वाले फोर्स की वजह से दूसरे चार्ज के लगने वाले फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ता। आइए थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं ब्लैक स्क्रीन पर। क्या मतलब है इसका? सपोज करिए कि यहाँ पर एक आपका Q1 है, ये आपका क्या है Q2 है, और ये आपका क्या है Q3 है। अब बेटे देखिए यहाँ से Q2 से Q1 पर एक फोर्स लग रहा है आपका, मान लीजिए ये 10 न्यूटन का फोर्स है। तो याद रखिए कि अब Q3 के आ जाने से यहाँ पर जो ये Q1 पर एक और फोर्स लगेगा, मान लीजिए 20 न्यूटन का, तो ये 20 न्यूटन का जो फोर्स लगा है बेटा वो Q3 चार्ज की वजह से लगा है। इस Q3 चार्ज के लगने वाले फोर्स की वजह से इस Q2 चार्ज के लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आया? तो इस स्टेटमेंट का मतलब बेटा यही है, दोबारा पढ़ लीजिए, द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। दूसरे चार्जेस के प्रेजेंस की वजह से जो इंडिविजुअल फोर्सेज होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। अब देख लीजिए क्या लिखा है, सपोज अ सिस्टम कंटेन n पॉइंट चार्ज। मान लीजिए सिस्टम में बहुत सारे n चार्ज है ना, जैसे कि Q1 Q2 Q3 अप टू Qn तक। देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हम बोल सकते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से द फोर्स ऑन Q1, किसी एक Q1 चार्ज पर अगर आपको फोर्स निकालना है तो वो क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम भी मैंने बना रखा है। सपोज करिए मैं डायग्राम को आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा अच्छे से। सपोज करिए कि आपका एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, समझ में आया, एक Qn चार्ज है ना, और ये आपका क्या है, Q1 चार्ज। अब मैं बोल रहा हूँ कि Q1 चार्ज पर Q2 Q3 और Qn की वजह से कौन कौन से फोर्स आएंगे। तो देखिए एक आपका क्या आ रहा है Q2 की वजह से, तो Q2 की वजह से जो आपका एक फोर्स आ रहा है वो आपका ये रहा है ना, जिसको मैंने लिख रखा है F12, है ना। Q3 की वजह से जो फोर्स आ रहा है बेटा वो आपका ये रहा, वो लिखा हुआ है F13। समझ में आया? और देखिए यहाँ पर Qn की वजह से जो आएगा वो आएगा ये वाला, जो कि होगा F1n। इन सब के जो इन सब के जो फोर्सेस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इन्हीं के ही के जो डिस्टेंस वेक्टर होगा, जो कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट होगा, उसी वेक्टर के अलॉन्ग रहेगा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपको F1 निकालना है, अब F1 क्या है, F1 इज अ नेट फोर्स ऑन चार्ज 1। अगर आपको निकालना है तो वो क्या रहने वाला है, वो सभी उन फोर्सेस का वेक्टर सम रहने वाला है जो कि 1 पर लग रही होगी, जैसे कि F12 F13 F14 प्लस अप टू F1n, यहाँ तक के जितने भी, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यानी कि जितने भी आपके चार्जेस होंगे उन सब की वजह से जो फोर्स होगा उन सब सारे फोर्सेस को आपको क्या करना पड़ेगा, आपका उसका वेक्टर सम लेना पड़ेगा, वेक्टर की फॉर्म में आपको उसको सम करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। क्योंकि देखिए फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको ऐड करना भी एक वेक्टर के थ्रू ही ऐड किया जाता है, वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला अलग होता है। मैं फिर आपको एक बार और समझा देता हूँ कि देखिए मान लीजिए आर वेक्टर आ रहा है आपका, दो वेक्टर का सम ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो बेटा याद रखिएगा जो आर वेक्टर का मॉड होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो बेटा देखिए थ्योरी से आपका काम नहीं चलने वाला, हम अब पढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल, जिससे आपकी बात सारी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, जो भी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल करा रहा हूँ वो मैंने सब के सब NCERT से ही उठाए हैं। तो ये देखिए सारे के सारे आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं सभी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली।
तो देखिए एक बार और समझिए इसको क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। नीचे मैंने सोल्यूशन भी दिया है और मैं आपको खुद ब्लैक स्क्रीन पे सॉल्व करके दिखा भी दूंगा। तो बहुत अच्छे से आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ के जाइए यहाँ से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपको मालूम चलेगा कि आपको जो आपने पढ़ा है अब तक कूलम्स फोर्सेस, तो कूलम्स फोर्सेस का जो ये मतलब कूलम फोर्सेस के आगे की कहानी है ना। कूलम फोर्सेस तो दो चार्ज के बीच में आप लगा दोगे, लेकिन मल्टीपल चार्जेस होंगे तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए जरा यहाँ पर एक बार समझ लीजिए क्या लिखा है। लिखा है कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q, यानी कि आपने 3 चार्जेस करने हैं, 3 चार्जेस आपको लेट करने हैं। देखिए एक आपने क्या लेना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना है जिस पर आपका Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q रहने वाला है ना। क्योंकि Q1 Q2 Q3 किसके बराबर है, Q के बराबर। तो हर एक वर्टेक्स पे क्या रखे हैं आपके, Q चार्ज रखे हैं, जिनकी लेंथ क्या है, इसकी L है, यानी कि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L है। तो आपसे बोला गया कि किसी थर्ड चार्ज पर फोर्स क्या होगा। आप किसी भी चार्ज पर निकाल दीजिए, थर्ड चार्ज बोला गया यहाँ पे, है ना। तो आपको निकालना है कि एक अकेले चार्ज पर, एक इस वाले, मान लीजिए इस वाले को मान लेते हैं कि इस वाले चार्ज पर आपका फोर्स क्या होगा। तो मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ एक बार क्वेश्चन, फिर चलते हैं हम लोग ब्लैक स्क्रीन पर। द कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q, जिनकी वैल्यू क्या है, Q है, जो कि रखे हैं कहाँ पर, जो कि रखे हैं वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पर, है ना। एक आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड जो होती है इक्वल होती है, जिसकी सारी साइड क्या है, L है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द Q3 बाय ऑल अदर चार्जेस। तो सभी चार्जेस की वजह से Q3 पर फोर्स क्या रहेगा। तो चलिए ब्लैक स्क्रीन पे चले जाते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा था, मैं दोबारा समझा देता हूँ। 3 चार्जेस दे रखे थे आपको, 3 चार्जेस, ठीक है ना। Q1 था, Q2 था, Q3 था, है ना। और सबकी वैल्यू क्या थी, Q के बराबर, जो कि कहाँ रखे थे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टेक्स पे रखे थे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो देखिए बेटा ये रहा आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके वर्टेक्सेस पे क्या रखना है आपको, चार्जेस रखना है। तो देखिए मैंने 3 चार्जेस रख दिए, इन सब की वैल्यू क्या है, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 इज इक्वल टू Q, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी Q2, सॉरी हाँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एक बार मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, Q2 इज इक्वल टू Q, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी Q3 इज इक्वल टू Q, है ना। तो ये 3 चार्जेस हो गए, और जो ये डिस्टेंस है वो क्या है आपकी L डिस्टेंस है। अब ये अगर Q चार्ज है, यानी कि सबके सब पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि कैसा फोर्स लगाने वाले हैं बेटा इसके ऊपर, ये जो फोर्स लगाएंगे वो होगा आपका रिपल्सिव फोर्स। तो देखिए जो Q1 फोर्स लगाएगा Q3 पर, तो बेटा वो लगाएगा इस लाइन के अलोंग, समझ में आ गया आपको। ये जो रहेगी, ये जो फोर्स रहेगा, ये क्या रहेगा आपका, ये आपका रहेगा F31, क्या रहेगा आपका ये F31, यानी कि द फोर्स ऑन द चार्ज 3 बाय द चार्ज 1, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा अगला फोर्स कैसा रहेगा। तो अगला फोर्स रहेगा बेटा ये वाला, इस तरह से रहेगा आपका, और ये जो आपका फोर्स रहेगा ये क्या रहेगा आपका F32, समझ में आया आपको। तो थर्ड चार्ज पर आपने दोनों फोर्स लगा दिए। क्या कोई और फोर्स है जो कि लग रहा होगा, नहीं बेटा। देखिए थोड़ी सी आपको प्रॉपर्टी भी समझनी पड़ेगी यहाँ पर, क्या क्या प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी जरा समझ लीजिए। आपका जो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना, उसके सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये कितने होंगे आपके, सबके सब 60 डिग्री के होंगे, है ना, 60 डिग्री के होंगे। ये भी आपका कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये सबके सब एंगल कितने होते हैं आपके, 60 डिग्री के होते हैं। अगर ये 60 डिग्री का है तो बेटा ये कितने का हो जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। अब जरा मुझे बता दीजिए कि F31 की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखिए F31 की जो वैल्यू रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, K, ठीक है ना, K तो लिख दिया आपने। आगे क्या है, ये भी Q है, ये भी Q है, तो ये लिख दिया हमने Q² अपॉन बीच में डिस्टेंस कितना है, L²। तो आपके F32 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ² अपॉन L²। F31 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ² अपॉन L²। तो यानी कि ये भी हो गया KQ² अपॉन L², ये भी हो गया KQ² अपॉन L²। क्या दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल। तो यानी कि इसको भी मैं क्या ले लेता हूँ, इसको भी मैं F मान लेता हूँ, से कर लेते हैं, और इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ, इसको भी मैं F ही मान लेता हूँ, से, ठीक है ना। इसको भी मैंने F मान लिया। अब क्या करें, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये भी F है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये भी F है। अब ये दोनों के दोनों सेम हो गए, बीच में इनके कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। तो हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो बेटा याद रखिएगा कि जब भी दो इक्वल वेक्टर होते हैं, यानी कि देखिए ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या है, इस समय इक्वल है, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो बिल्कुल मिडिल से जाता है। कहाँ से जाता है, मिडिल से जाता है ना। ये आप समझ सकते हैं वेक्टर से, इतना आप अंदर से लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए इक्वल से यहाँ खींच रहा है, इक्वल से यहाँ खींच रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ रहेगा, मिड में रहेगा, इसको बोलेंगे R। तो जो R रहेगा यहाँ पे आपका, तो R जो रहेगा वो कैसे आएगा आपका, वो आएगा आपका, आप मैंने आपको बताया था क्या आएगा, F² प्लस F² प्लस 2F
F1 F2 होता है तो यहाँ पे F का स्क्वायर आ जाएगा। कॉस कितना रहेगा यहाँ पे, कॉस रहेगा यहाँ पे 60, और कॉस 60 कितना होता है 1/2। इस आर की वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो शायद मैं थोड़ा उतना इलेबोरेट करके नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मैंने नीचे सोल्यूशन किया हुआ है, तो इतनी बात समझिए कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। तो चलते हैं आगे हम लोग और समझते हैं कि क्या करना है, ठीक है ना। देखिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग। देखिए ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका सोल्यूशन मैंने नीचे दिया हुआ है। तो ये देखिए आपका सोल्यूशन नंबर 1 ये रहा। तो सोल्यूशन नंबर 1 देखिए क्या था, जो मैंने आपसे बोला था वही है, रेड कलर लिखते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन नंबर 1 ये लिखा हुआ। तो क्या है देखिए, यहाँ पर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, दिख गया आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये रहा आपका, ठीक है ना। एक फोर्स वेक्टर यहाँ आ रहा है और एक फोर्स वेक्टर यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। समझ लीजिए ध्यान से आप, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक वेक्टर ये बना रखा है, एक वेक्टर, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पर ले रखा है, आप चाहो तो वहाँ पर ले, मैंने ऊपर यहाँ पर ले रखा था, कोई अंतर वाली बात नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या, फोर्स ऑन द चार्ज थर्ड ड्यू टू 1 F31, ये वाला F31 कितना है KQ² फोर्स ऑन द चार्ज 3 कितना है KQ². यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि भैया F31 और F32 का जो मॉड है, मतलब जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल सेम है। तो हमने मान लिया कि चलो उसको F ले लेते हैं। अब आपको मालूम है कि अगर आपको F नेट निकालना है, देखिए यहाँ पे हमने C पॉइंट को यहाँ पे क्या कर रखा है, रीड्रॉ कर रखा है। तो रीड्रॉ करके हमें मालूम चल गया कि बेटा देखो ये तो आपका ये इतना रहेगा और ये वाला आपका ये इतना रहेगा, है ना। ये वाला जो फोर्स रहेगा वो इतना रहेगा, ये वाला फोर्स जो है वो इतना रहेगा। तो आपका जो F नेट आने वाला है, जो रिजल्टेंट बोलते हैं या फिर जो F नेट बोलते हैं, वो आपका इधर आने वाला है, ठीक है। रिजल्टेंट को ही नेट फोर्स बोल सकते हैं। तो F नेट अगर आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को आपको एडिशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या होगा, F31 का स्क्वायर, है ना, F32 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ 2F3F1 और cos थीटा। अब आपने यहाँ पे F रख दिया, यहाँ भी F रख दिया, यहाँ 2F² रख दिया, यहाँ cos 60 रख दिया। मैंने वो जानबूझकर ये वैल्यू यहाँ पर नहीं रखवाई है, यहाँ पर मैंने F मान लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है और उन स्क्वायर का आप स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, फिर आपको स्क्वायर रूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप क्या करिए, यहाँ पर ये पहले ही F मान लीजिए इनको। क्या है आपका, देखिए F² cos 60 की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है आपकी 1/2। देखिए यहाँ पे लिख रखा है cos 60 = 1/2, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, आपका बचेगा F² प्लस F², ये आपका बचेगा 3F²। यहाँ से आपका F जो है वो बाहर आ जाएगा, आपका बचेगा √3F, और √3F बचा, और F की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी KQ²/L², आपने ऊपर लिख रखी थी, देखिए यहाँ पर कहाँ गई, ये रही, है ना, KQ²/L², और यहीं आपने इसको लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा यही एक फॉर्मूला है R वाला, जो आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर और 2F1F2 cos थीटा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने ऊपर आपको ब्लैक स्क्रीन में भी समझा दिया है और यहाँ भी समझा दिया है। कोई भी डाउट होगा तो बेटा प्लीज़ आप जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट में कि सर सोल्यूशन 1 में ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं ज़रूर उसको अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, और सारे कमेंट में पढ़ता हूँ तो कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको आ गया समझ में तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन भी मैंने ले रखा है, तो पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन ये रहा। लिखा है कंसीडर द 4 चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 ईच इक्वल टू Q। अब की बार क्या करना है, 4 चार्जेस लेने हैं बेटा। पहले कितने लिए थे, 3 चार्जेस लिए थे। अब की बार क्या करना पड़ेगा आपको, 4 चार्जेस लेने पड़ेंगे। यहाँ जो कि कहाँ रखे हैं, एक स्क्वायर के वर्टेक्स पर रखे हैं, जिसकी साइड कितनी है, A साइड है। तो आपको निकालना है किसी भी एक चार्ज पर Q4 पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा बाकी अदर चार्जेस की वजह से। तो आइए हम लोग इसका भी डायग्राम बना लेते हैं ब्लैक स्क्रीन पर। सब लोग तैयार हैं, ठीक है। अब बेटा देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलते हैं हम लोग और डायग्राम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ओके। तो देखिए बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एक स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। इस स्क्वायर की साइड कितनी है, A है, तो ये भी A हो गई, ये भी A हो गई और ये भी A हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको रखने हैं चार्जेस। तो बेटा देखिए यहाँ पर भी आपने Q रख दिया, यहाँ पर भी आपने Q रख दिया, यहाँ पर भी आपने Q रख दिया, और ये यहाँ पर भी आपने Q रख दिया। और किसी भी एक चार्ज पे बेटा आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अब बेटा देखिए जरा ध्यान से कि अगर आपको चार्ज पे, इस वाले चार्ज पे मान लेते हैं कि इस वाले चार्ज पे अगर आपको फोर्स निकालना है, तो बेटा देखिए एक फोर्स तो आपका हो जाएगा ये वाला। अब मान लीजिए कि यह आपका 4th चार्ज है ना, ये आपका 4th चार्ज है, ये आपका 3rd चार्ज है, ठीक है, और ये आपका 2nd चार्ज है, और ये आपका 1st चार्ज है। तो अगर हम ये वाले फोर्स की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम F43। तो ये हो जाएगा आपका F43। अब देखिए रिपल्जन का है तो इसका डायरेक्शन बिल्कुल यही रहने वाला है, तो ये रिपल्सिव हो जाएगा और इधर की तरफ डायरेक्शन आने वाला है।
Q1 की वजह से जो आएगा वो आएगा किस तरह से, वो आएगा इधर की तरफ, और इस चार्ज को, इस वाले फोर्स को क्या बोलेंगे हम, F41। समझ में आया? तो एक आया F43 F41, और एक आपका क्या आने वाला है, तो बेटा एक आने वाला है आपका ये वाले चार्ज की वजह से भी, जो आएगा इधर की तरफ। समझ में आया? और इसको हम क्या बोलेंगे, ये देखिए सेकंड चार्ज है तो इसको बोलेंगे हम F42। तो ये आ गया आपका F42। तो आपके यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो आपका ये वाला पॉइंट है ना बेटा, यहाँ पे आपके कितने आए हैं, 3 फोर्स आए हैं। एक आया है आपका F43, ठीक है ना, एक आया है आपका बिल्कुल नीचे की तरफ कितना आया है F41, और एक आपका बिल्कुल मिडिल से जाएगा 45 डिग्री पर, जिसको हम बोलेंगे F42। अब देखिए F43 41 42 इन सब की वैल्यू को भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा क्या क्या इनकी वैल्यू रहने वाली है, थोड़ा समझिएगा। तो बेटा अगर मैं बात करूँ F43 की, इस वाले की बात करूँ, तो ये वाला फोर्स है ना, तो इसके बीच में कितना Q, तो यानी कि जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो जो इसकी वैल्यू रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, KQ² ओवर A², ठीक है ना। तो यानी कि KQ² ओवर A², सिंपल सी वैल्यू रहने वाली है। 41 की वैल्यू यानी कि ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, इसकी भी ये रहने वाली है KQ² ओवर A²। कोई प्रॉब्लम, ये भी समझ में आ गया। लेकिन जो 42 है यानी कि जो ये वाला है, देखिए यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है। अब दोनों का जो फोर्स रहेगा उसमें KQ² तो आएगा, लेकिन जो डिस्टेंस होगी वो तो ये वाली लेनी पड़ेगी x। तो ये जो x डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, अब देख लीजिए ये वाला कितना है, ये तो a है, ये कितना है, ये भी a है, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसके लिए हम क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से कैसे निकलेगा, x का जो स्क्वायर होने वाला है, x का जो स्क्वायर रहेगा वो क्या रहेगा, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आने वाली है हमारी, a√2। तो कितनी आने वाली है यहाँ से हमारी x की वैल्यू, a√2। तो बेटा जो डिस्टेंस रखी जाएगी इन वाले फोर्स को, यानी कि F42 में तो वो क्या रखी जाएगी, वो रखी जाएगी KQ² अपॉन √2a का होल स्क्वायर। अब √2a का होल स्क्वायर का अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका KQ² अपॉन 2a²। समझ में आया आपको? तो देखिए कौन कौन से फोर्स आ गए आपके फोर्स ये आ गया, एक फोर्स आपका ये हो गया, एक फोर्स आपका ये हो गया है ना, और एक फोर्स आपका ये हो गया। अब इसमें क्या है बेटा, 3 फोर्स हैं, लेकिन जो आपका वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला था वो तो सिर्फ 2 फोर्स में लगता है, 3 फोर्स वाला तो आपको बताया नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये जो दोनों फोर्स है ना, ये वाला फोर्स देखिए कौन कौन सा, ये जो एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है, देखिए मैं दोबारा समझा देता हूँ, एक सेकेंड। चलिए ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था आपसे कि देखिए आपके जो फोर्सेस थे, एक फोर्स ये था, एक फोर्स ये था, इसकी जो वैल्यू थी वो थी KQ² अपॉन A², इसकी जो वैल्यू थी वो थी आपकी KQ² अपॉन A², और जो ये वाला फोर्स था इसकी वैल्यू थी आपकी KQ² अपॉन 2a², ठीक है ना। अब मैं जो बोल रहा था आपसे, मैं आपसे ये बोल रहा था कि देखिए इसको भी मान लीजिए F और इसको मान लीजिए F, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, सेम, और इन दोनों के बीच का आपको एंगल भी पता है 90 डिग्री। तो आप ना क्या करिए, इन दोनों का रिजोल्यूशन निकाल लीजिए, इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए। जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो बेटा क्या हुआ, वो इसी ही वेक्टर के इंक्लिनेशन में आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का जो आर आएगा वो आपका इसी वेक्टर के ही अलॉन्ग आ जाएगा। तो ये जो आर आएगा और बाकी ये जो वेक्टर बचेगा, ये दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इनको सिंपली ऐड कर देंगे, क्योंकि जो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको आप ऐड कर सकते हो, है ना। समझ में आया आप क्या करने वाले, इनका और इनको हम क्या करेंगे, इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर बाद में ये वाली जो वैल्यू होगी इसमें इसको ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, कोई बच्चे बोलेंगे कि सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये जो आर है वो इसी के अलॉन्ग जाएगा, क्योंकि देखिए बेटा ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये मिड से जाने वाला है 45 से, और ये जो आया था ये डायगोनल के अलॉन्ग आया था। तो जो डायगोनल होती है वो कहाँ होती है, वो 45 डिग्री पर ही तो होती है। तो हाँ, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये 45 डिग्री, ये भी कितना बनेगा 45 डिग्री। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की ओर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं सोल्यूशन की ओर और समझते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए ये रहा इसका सोल्यूशन, बहुत अच्छे से इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, देखिए यहाँ पे वही जो मैंने आपसे बोला था कि यहाँ से हमने 4 आपके चार्ज ले रखे हैं, और चारों की वजह से एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये रहा, और एक फोर्स ये रहा। समझ में आया आपको?
सारे के सारे फोर्स आपको दे रखे हैं। अब जो आपका ये वाला फोर्स था आपका आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक और फोर्स आ रहा है वो भी आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन जो 4 की वजह से 2 पर आ रहा है ना, जो चार्ज 4 पर 2 की वजह से आ रहा है, यानी कि कौन सा वाला ये वाला जो आपका फोर्स है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है a/√2, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है आपको कि 4(1) और 4(3) की वैल्यू सेम है, तो उसको आपने सेम मान लिया। अब आपको समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, पॉइंट को हमने रीड्रॉ कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि देखिए ये वाले तो एफ सेम है, अगर ये दोनों के दोनों सेम है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू F43 और F41 निकाल लेते हैं, जो कि 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो बेटा वो ऐसे निकालेंगे, एफ का स्क्वायर 2f² cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म हो गई 0, और आपका r कितना आ गया F√2, कितना आ गया F√2। तो देखिए ये इन दोनों का क्या आया है, रिजल्टेंट आया है, जो कि इसी डायरेक्शन में आया है, और वो कितना है F√2। अब F√2 आ गया, और ये F42 आपने पहले निकाल ही रखा था। F42 कहाँ था आपका, F42 ये रहा, जो आपने ये वाला जो आपका जो फोर्स था ये आपने ऑलरेडी निकाल रखा था। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये दोनों के दोनों क्या आ गए हैं ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं, इसलिए आप इनको सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्टेंट फोर्सेस ड्यू टू आर एंड F42, इस आर और F42 की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, r' = r + F42 एज दे आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा कितना है यहाँ पे 0। तो आप इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और ये जाएगा √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो 2 और 1 √2 और 1/2 कॉमन आ गया, मतलब अलग निकाल लिया, और के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थीटा इक्वल टू 0 पर क्या डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, देख लीजिए एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं इसको। मान लीजिए कि अगर हम थीटा इक्वल टू 0 के लिए अपना ये वाला फॉर्मूला लगाते तो क्या होता, हम r का स्क्वायर करते, r' अगर निकालना था तो F42 का स्क्वायर करते, और ये आगे लिख देते, तो cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है बेटा 1। अब cos 0 अगर 1 होता है तो आपका ये आ जाता है r² F42 का स्क्वायर और 2r F42। हमें मालूम है कि ये जो पूरी की पूरी जो ये यहाँ पे जो आइडेंटिटी वर्क कर रही है वो कौन सी है, a + b के होल स्क्वायर वाली, तो यानी यहाँ पे हमने लिख दिया a + b का होल स्क्वायर, जिसको हमने स्क्वायर से अगर रूट को हटाएंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, जो कि हमने डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन, हमने यहाँ पे ऐसा क्यों यूज़ किया है, और ये रहा इसका आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपका समझ में आ गया होगा। इस पूरे क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको ये जो था ना, ये वाला जो आपका फोर्स था, ये यहाँ पे आपका मेन फोर्स था, यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि जब यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट आ गया था, तो आपने क्या करा, देख लीजिए एक बार और, इस वाले पॉइंट पर आपने इन दोनों फोर्सेस को क्या किया, रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने के बाद सॉल्व किया, ठीक है ना। बिना रिजॉल्व करे सॉल्व ना करिएगा, मतलब पहले इनको रिजॉल्व करा, वो इसीलिए लाइन इसी इंक्लिनेशन में आ गए, फिर दोनों को क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया, तो आपका आंसर जो था वो ये वाला आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। इन तीनों क्वेश्चन से बेटा आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, और आपको अच्छे से सारे के सारे आ जाने चाहिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये सारे के सारे मैंने जितने भी लिए हैं ये सब के सब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड ही हैं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए थर्ड क्वेश्चन कहाँ है आपका, ये रहा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q। 3 चार्ज लेने हैं एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे क्या लेने हैं आपको, 3 चार्ज लेने हैं Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है ना, जिनकी वैल्यू सेम रहने वाली है। और क्या करना है आपको, जिसकी साइड क्या है L, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q प्लेस एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पे क्या प्लेस कर रखा है, चार्ज कैपिटल Q, तो आप उस पर फोर्स निकाल कर दिखा दीजिए। मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर, ज़रा समझिएगा अच्छे से। यहाँ पर एक दोबारा से आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, ठीक है ना, ये रहा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना है Q चार्ज, ये भी आपका कितना है Q चार्ज, और ये भी आपका कितना है Q चार्ज। यहाँ सेंट्रॉइड पे आपने कैपिटल Q चार्ज रख दिया है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। और आपको मालूम है कि ये भी आपका L है, ये भी आपका L है, ये भी आपका L है। तो बेटा क्या होगा, देखिए आप, जब ये वाला जो आपका इस वाले Q की वजह से इस वाले Q पे जो फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, वो बेटा आएगा इस तरह से, कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है ना। इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, जरा समझाइए, वो आएगा बेटा इस तरह से, कोई प्रॉब्लम। और इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा बेटा इस तरह से, है ना। तो ये आपके 3 फोर्स हो जाएंगे, इन तीनों फोर्स को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन इन तीनों फोर्स को सॉल्व करने के लिए बेटा यहाँ पर जो मेजर चैलेंज आपके सामने है वो ये है कि ये वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आपको निकालनी आनी चाहिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन दिया हुआ है। तो
समझ में आया? अगर आपको ये निकालनी आती है तो आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये इसका ही इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया आपको क्या यहाँ पे झोल है पूरा का पूरा? तो देखिए अगर ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एल है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे L/2 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये इस वाले ट्रायंगल में देखिए ये कितना आ गया आपका L/2 आ गया। आपको मालूम है ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो आपके पास 30 डिग्री एंगल भी है, L/2 ये भी है, आपको ये निकालना है। तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है हाइपोटेनियस, और ये नीचे वाला क्या होता है, बेस। हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन कौन बनाता है, कॉस थीटा। देखिए है ना, कॉस थीटा क्या होता है, पाकिस्तान, है ना, होता है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से खेलते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, B/H, B/H। तो यानी कि B/H जो होता है वो क्या होता है, कॉस होता है, सभी लोगों को ये मालूम होगा। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे कॉस थीटा निकाल देंगे, जिससे आपका B/H आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, H को निकाल देंगे, और H की वैल्यू जो होगी वो आप यहाँ पर रख देंगे। तो ये वाला आपका डिस्टेंस आ जाएगा। फिर आपके पास ये सारे के सारे फोर्स भी आ जाएंगे। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, शायद मैंने थोड़ा जल्दी समझा दिया है। देखिए ये जो रहेगा इस तरह से रहेगा, ठीक है ना, और ये आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी, है ना, ये डिस्टेंस चाहिए होगी आपको। समझ में आया आपको? अभी अगर ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी तो ये देखिए ये सबकी सेम होगी, ये वाली भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। तो लेकिन हम इस वाले ट्रायंगल से निकाल देते हैं इसको। तो बेटा ये हो जाएगा आपका L/2, ये जो हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका x। तो आप लगाइए क्या, आप लगाइए यहाँ पे cos 30। तो आपने लगाया cos 30। तो जब आपने cos 30 लगाया तो क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है यहाँ पे, L/2 अपॉन क्या है ये, x। cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, जरा बताइए, जल्दी बताइए। cos 30 बेटा आपका होता है √3/2 इज इक्वल टू L/2 अपॉन x। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, जो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी वो आएगी L/√3। तो बेटा जो ये आपकी ये वाली जो वैल्यू आई है x की, ये आई है आपकी L/√3। सारी की सारी वैल्यू कितनी रहेंगी, ये L/√3 रहेंगी। यानी कि डिस्टेंस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, चार्जेस क्या रहेंगी, सेम रहेंगे। अब अगर चार्जेस सेम रहेंगे, डिस्टेंस सेम रहेंगी, तो यानी कि क्या रहने वाला है, फोर्स भी सेम रहने वाला है। तो याद रखिएगा कि एक यहाँ पर भी जो फोर्स लग रहा होगा, है ना, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा और जो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, ये तीनों के तीनों फोर्स क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी डिस्टेंस जो है वो भी सेम है और चार्जेस की वैल्यू भी सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर किसी भी एक पॉइंट पर 3 इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, 3 इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है बेटा, याद रखिएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, देखिए जब इनके बीच में हो जाएगा 120 डिग्री, इनके बीच में हो जाएगा 120 डिग्री, इनके बीच में हो जाएगा 120 डिग्री, तभी तो ये 360 बनेगा। ये इक्वल एंगल आ गया है, इसीलिए इनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो 0 रहेगा। कोई भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। आप थोड़ा फील भी कर सकते हैं कि मान लीजिए एक बॉक्स है ये आपका, इस बॉक्स को यहाँ से भी आप इक्वल फोर्स से खींचिए, यहाँ से भी आप इक्वल फोर्स से खींचिए, और यहाँ से भी आप इक्वल फोर्स से खींचिए। तो बेटा अगर यहाँ पे ये 120 डिग्री आप बना लोगे तो आपका ये बॉक्स कहीं भी नहीं मूव करेगा किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि 3 इक्वल जो आपके कॉन्करेंट फोर्सेज होते हैं जो कि एक पॉइंट से पास होके जा रहे होते हैं, और अगर वो 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, तो याद रखिएगा अगर वो म्यूचुअली 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो उनका एफ नेट कितना होगा, 0 होगा। सोल्यूशन को ध्यान से समझिएगा, उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जरा यहाँ पर यही वाला हमारा क्वेश्चन था। इसको पूरे क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है। देखिए ये भी आपका क्यू है, ये भी आपका क्यू है, जो समझाने वाली बात है ही नहीं, ये भी आपका क्यू है। मेन चीज़ क्या थी यहाँ पे, ये F2 इधर था, ये F3 इधर है, और ये F1 इधर है। आपको निकालनी है ये वाली डिस्टेंस, ये भी 30 है, ये भी 30 है। समझ में आया? देख लीजिए cos 30 लगाया हमने, और यहाँ से हमने OC की वैल्यू निकाल दी। OC क्या है, ये मैंने O पॉइंट ले लिया। OC की वैल्यू कितनी आई है, L/√3। L/√3 मैंने बोला था ना कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, L/√3। तो ये भी कितना होगा, L/√3, और ये भी कितना होगा, L/√3। तो सारी वैल्यू कितनी होंगी, L/√3 होंगी। सिमेट्री से मालूम चलता है कि जो OA है, यानी कि देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि जो OA है, जो यहाँ देखिए ये जो OA है, ये जो OB है, और ये OC है, इनकी वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। और सेम कितनी रहने वाली है, L/√3 ही रहने वाली है। अब देखिए 3 फोर्स आ जाएंगे आपके पास, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इनका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखिए भाई मैग्नीट्यूड निकालना है F1 F2 F3 का, तो K × Q कर दिया, और L/√3 का क्या कर दिया, स्क्वायर, तो L² ये आ गया, और 3 चला गया ऊपर। तो आपका 3KQQ अपॉन L², 3KQQ अपॉन L² यहाँ आ जाएगा, 3KQQ अपॉन L² यहाँ आ जाएगा।
आगे क्या लिखा है, इट इज़ क्लियर दैट थ्री बाय सिमेट्री दैट द थ्री इक्वल फोर्सेज हैव एंगल 120 डिग्री एंगल बिटवीन देम एंड हैज़ रिजल्टेंट वैल्यू 0। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है और इससे पता चलता है द एफ नेट ऑन सेंट्रल चार्ज क्यू इज कितना होगा, 0 होगा। आगे थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए ये भी एफ है, ये भी एफ है और ये भी एफ है। हम क्या करते हैं इस पॉइंट पर, क्या करते हैं हम इसके यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो देखिए अगर ये 120 है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कितना है 120 है, तो ये आधा कितना होगा 60 होगा और ये आधा कितना होगा, ये भी 60 होगा। अगर ये दोनों के दोनों 60 डिग्री हैं तो यानी कि इस वाले फोर्स का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना होने वाला है, इधर होने वाला है एफ कॉस 60 और इस वाले का कितना होने वाला है, इसके इधर का भी कितना होने वाला है एफ कॉस 60। तो ये एफ कॉस 60 और एफ कॉस 60 दोनों मिलकर क्या होगा 2f कॉस 60। अब 2f कॉस 60 कितना होता है बेटा, तो बेटा कॉस 60 जो होता है वो होता है 1/2। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f इंटू 1/2 कट जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा f ही बचेगा। यानी कि इन दोनों की वजह से जो ये यहाँ पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट आया है यहाँ पे वो कितना आया है f आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कितना है, ये कितना है f sin 60। तो यहाँ पे देखिए f कॉस, देखिए एंगल की तरफ cos 60, बिना एंगल की तरफ sin 60 है ना। तो ये आ जाएगा आपका √3/2f और ये इधर भी कितना आ जाएगा √3/2f। देख लीजिए इधर भी f है इधर भी f है, यानी कि इस पॉइंट पर ये वाला फोर्स वाले फोर्स से क्या हो जाएगा कैंसिल। इधर √3/2f है, इधर भी √3/2f है, यानी कि ये भी इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भी इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। इस वाले पॉइंट पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। प्लीज़ अच्छे से इसको पूरे को समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन लिए हैं, प्लीज़ आप इन 3 क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसको आप खुद भी करके देखिए कि आपसे ये हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। समझ में आया आपको, ठीक है ना। ये देखिए 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको और मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए 3 क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आया आपको। तो ये बेटा आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया यहाँ पे क्या, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ज़रा समझ लेते हैं इसको क्या होता है। इससे पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। तो चलिए ब्लैक स्क्रीन में चलते हैं दोबारा। अब पढ़ने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। रेड कलर ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो बेटा अब तक आपने क्या पढ़ा, अब तक आपने फोर्स पढ़ लिया कि Q1 Q2 अपॉन r²। अब ये जो फोर्स होता है ना बेटा, इसमें क्या ज़रूरी है, 2 चार्ज होने ज़रूरी हैं। 2 चार्ज जब तक नहीं होंगे तब तक फोर्स को हम नहीं बोल सकते कि फोर्स होगा। समझ में आया कि 2 चार्ज जब तक नहीं होंगे तब तक फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ज़रा इस बात को थोड़ा इस तरह से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ मैं यहाँ पे। मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है Q। क्या चार्ज है ये, Q। अब ये Q चार्ज यहाँ पर बिल्कुल पूरी की पूरी फील्ड में अकेला है और अकेला चार्ज क्या किसी और चीज़ पर फोर्स लगा सकता है जब तक कोई दूसरा चार्ज ना आए, नहीं। देखिए ये अकेला चार्ज यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, ना कोई फोर्स लगा सकता, ना कुछ कर सकता। लेकिन जैसे ही इसके निकट में कहीं पर कोई और चार्ज Q1 रखता हूँ, ये तुरंत उस पर फोर्स लगाने लगता है, हाँ या ना। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ फोर्स भी गायब हो जाता है। जैसे ही मैं कहीं और चार्ज रखता हूँ तुरंत फोर्स लगाता है, जैसे ही मैं चार्ज हटाता हूँ फोर्स भी गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब तक 2 चार्ज नहीं होंगे तब तक क्या नहीं रहेगा, तब तक आपका फोर्स नहीं आएगा। यानी कि क्या होता है कि जब जैसे ही मैं यहाँ पे चार्ज प्लेस करता हूँ, चार्ज यहाँ पर मेरा क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ये इस फोर्स को जो एक्सपीरियंस कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई चीज़ प्रेजेंट थी जिसके इन्फ्लुएंस में ये आया और आने के बाद फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। इसी इन्फ्लुएंशियल एरिया को किसी चार्ज के इर्द गिर्द किसी इन्फ्लुएंशियल एरिया को बेटा हम बोलते हैं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इसने क्या किया, ये चारों तरफ जो भी इसका पूरा का पूरा एरिया था यहाँ पर इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही कोई भी चार्ज आकर प्लेस होगा Q, ये तुरंत उस पर फोर्स लगाने लग जाएगा। डिपेंड करता है कि वो चार्ज फील्ड में कितना दूर है। मान लीजिए वो इतना दूर है, इतने ज़्यादा डिस्टेंस है, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर R ज़्यादा है,
है ना, और आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर पास में कोई चार्ज है तो उस पर फोर्स ज़्यादा फील होगा। यानी कि ये भी मालूम चलता है कि जो फील्ड होती है वो बहुत दूर, चार्ज से बहुत दूर तो वीक होती है, और चार्ज के बहुत पास क्या रहती है, स्ट्रांग रहती है। यानी कि समझ में आया, कोई दूसरे बाहरी चार्ज को आते ही फीलिंग आ जाती है फोर्स की, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो आइए ज़रा हम एक्सप्लेनेशन से भी पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या रहती है। चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इसका मतलब द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कैपिटल क्यू एट अ पॉइंट इन अ स्पेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स experienced by unit positive charge called test charge suppose to be at that point। अब ये यहाँ पे देखिए थ्योरेटिकल थोड़ी बातें दे रखी हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि भैया वो फोर्स जो कि क्या लगा हो, पर यूनिट चार्ज पर लगा हो। पर यूनिट चार्ज यानी कि वो चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलम होगी। उस 1 कूलम पे जो आपका फोर्स लगा हो, किसके द्वारा, किसी और चार्ज के द्वारा, जो कि चार्ज क्या होगा आपका, जो कि मतलब एक, जो कि चार्ज क्या होगा आपका, कोई और चार्ज होगा, और वो 1 कूलम पे जब फोर्स लगाएगा तो उसकी वैल्यू को आप न्यूमेरिकली इक्वल बोलेंगे किसके, आप न्यूमेरिकली इक्वल बोलेंगे आपके फोर्स के ही। यानी कि द फोर्स पर यूनिट चार्ज जो कहलाता है आपका, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है ना। समझ में आया। देख लीजिए जैसे कि आपका ये क्या है, के क्यू और एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे अगर मैं क्यू नॉट को 1 कूलम प्लेस कर दूँ तो मेरा एफ का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि ये देखिए ये वो फोर्स है जो कि एक चार्ज के लिए होगा, और इसी एक सिंगल चार्ज के लिए क्या डिफाइन रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह देते हैं। तो यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, किसी भी यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखिए यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन भी लिख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो इसकी यूनिट आती है न्यूटन पर कूलम। फोर्स ड्यू टू चार्ज क्यू ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज, अब देख लीजिए ना, किसी चार्ज क्यू का किसी चार्ज क्यू नॉट पर जो फोर्स होता है वो ये होता है, आपको मालूम है। अब यहाँ क्या करिए, क्यू नॉट को क्या रख दीजिए, 1 कूलम रख दीजिए यूनिट चार्ज, तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। या फिर मान लीजिए आपको फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखना है, तो आपको मालूम है एफ को आप क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए। एफ का फॉर्मूला ये रहा, क्यू नॉट से डिवाइड करा तो आपका आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही बता रहा है। डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए फोर्स अपॉन चार्ज है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, जो कि देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, और चार्ज की होती है AT। तो यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आ जाएगी। ये भी काफ़ी यूज़फुल रहती है, तो प्लीज़ इसको भी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बेसिक बात समझ में आई। मैं आपको देखिए इन जनरल एक और बार बता रहा हूँ, फिर से समझ लीजिएगा। किसी अकेले चार्ज के लिए जो डिफाइंड होता है वो फील्ड डिफाइंड होती है, क्योंकि दो चार्ज के आने के बाद तो बेटा फोर्स बन जाता है। तो अकेला चार्ज क्या करता है, अकेला चार्ज फील्ड बनाता है, दो चार्ज क्या करते हैं, दो चार्ज बनाते हैं फोर्स को। तो यानी कि दूसरे चार्ज को आके जब हम लेके आते हैं और रखते हैं किसी भी जगह पर, तो वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही जनरेटेड होती है एक फील्ड। उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने पर ये एक फोर्स को क्या करता है फोर्स को फील करता है। यहाँ पर जरा देख लीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो फॉर्मूला है वो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ से ये भी मालूम पड़ता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से, किसी चार्ज से, किसी पॉइंट चार्ज से आप कितना दूर जाओगे, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही आपकी वीक हो जाएगी। ये आपको तब भी पता चल रहा था जब आप किसी चार्ज को पास ला के रखते हो तो ज़्यादा फोर्स लगता है, और दूर रखते हो तो कम फोर्स लगता है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर वाले जगह पर थोड़ी वीक होती है और पास वाली जगह पर थोड़ी स्ट्रांग रहती है। समझ में आया आपको। चलिए चलते हैं आगे और पढ़ते हैं एक और टॉपिक इसी में, द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझ लीजिए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी जो वैल्यू है वो E है, और यहाँ पर आपका एक चार्ज पड़ा है जिसको आप बोल रहे हैं Q। तो बेटा बताइए कि इस वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है भाई। अगर आप बोल रहे हैं E जो होता है वो होता है F अपॉन Q, तो बेटा F कितना हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। तो देखिए F इजिकल टू क्या होता है, क्यू ई होता है। ये सिंपल सी बात है, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि काफ़ी जगह इसका यूज़ होगा।
जब हम चार्ज को थोड़ा सा एक्सेलरेटेड करेंगे, कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपको करनी पड़ेंगी, है ना। तो देखिए आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा मैं, जेई से रिलेटेड भी और नीट से रिलेटेड भी, लेकिन यहाँ पर हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। 12th वाले बच्चे भी बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, क्योंकि आगे जितने भी डेरिवेशन समझने हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन बहुत काम में आएंगे। तो अगर फोर्स की बात करें, ऑन अ चार्ज क्यू प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आई आपको सारी कहानी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, जरा एक बार दोबारा देख लीजिए। आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? द फोर्स पर यूनिट चार्ज। वो एक रीजन होता है जहाँ पर किसी एक चार्ज की वजह से रीजन जो कि डेवलप हो गया होता है, जिस रीजन में आने पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हमने आज डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करे जो कि रिलेटेड थे किससे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। हमने लगानी सीखी एक वेक्टर एडिशन की थ्योरम, जो कि आप 11th में भी लगाना सीखे होंगे, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर ये आपका पूरा का पूरा जो था, ये 2 टॉपिक थे जो कि मैंने आपको बेसिक से डिटेल में समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज का लेक्चर बेटा यहीं पर ही हम ख़त्म कर रहे हैं। अब लेके आएंगे आपके लिए अगला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड ही। आपको बेटा ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिएगा कि सर पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं लिखवाता हूँ उसको आप नोट किया करिए, ताकि आपके नोट्स भी बनते चले जाएँ और एक बार और लिखने पर आप रिकॉल भी कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही से रह रहे होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे कोरोना वायरस से। बच्चों मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, निराश मत होइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कर दीजिएगा कमेंट, लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो। और इसी तरह से अब आपको वीडियो मिलती रहेंगी, तो बने रहिए चैनल पर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।